हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में। चलो फ्रेंड्स, देखो कल अपने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कल मैंने आपको कुछ बेसिक सा बताया था और अपने 5 सिद्धांत पढ़े थे। ओके दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे छठा सिद्धांत। छठा सिद्धांत है फ्रांसिस कोरेडी का सिद्धांत। चलो दोस्तों आइए। फ्रांसिस कोरेडी का सिद्धांत एक्चुअली क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था फ्रांसिस कोरेडी ने, इन्होंने कहा था इस व्यक्ति इन्होंने ये कहा था कि किसी भी संजीव वस्तु का निर्माण निर्जीव से होता है। इन्होंने भी यही चीज़ दी थी, लेकिन सजीव वस्तु का हमेशा निर्माण निर्जीव से नहीं होता है। ये चीज़ भी अपन को पता है कि भाई कोई जैसे अभी ये टुकड़ा है, अब इससे कोई सजीव चीज़ थोड़ी ना होगी। इसमें से ऐसा कोई चीज़ थोड़ी उत्पन्न होगी जो सांस लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए इन्होंने एक चीज़ भी बताई थी। इन्होंने कहा था कि निर्जीव से सजीव उत्पत्ति नहीं होती। और इन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी समझाया था। वो एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने क्या किया था, 3 जार लिए थे। क्या लिया था? 3 जार। चलो दोस्तों, उन्हीं 3 जार में क्या कर दिया, छोटे छोटे मांस के टुकड़े रख दिए। ठीक है ना? किसके टुकड़े रख दिए? मांस के। ठीक है दोस्तों, मांस के टुकड़े रखे और इन्होंने 5 दिन वापस आके, कितना दिन में, 5 दिन में वापस आके इन्होंने ये चीज़ देखी। और ये जो 2 जार थे ना, इन 2 जार को बंद कर दिया था इन्होंने। क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन एक जार खुला था, और जो खुले जार था ना, उसके ऊपर अंडों जैसे लार्वा, प्यूपा वगैरह आ गए थे। और फिर 5 दिन बाद इन्होंने जब वापस देखा ना, तो इनको पता चला कि इसके ऊपर तो है छोटे छोटे जैसे अंडे वगैरह उत्पन्न हो गए, लेकिन इन दोनों के ऊपर नहीं हुआ। और इन दोनों जार को इन्होंने वापस इसको खोल के वापस 5 दिन में देखा, तो इनको पता चला कि इसके ऊपर ये खुला रहने की वजह से इसके ऊपर ये सब चीज़ें आई है। बाकी निर्जीव से सजीव की कभी उत्पत्ति नहीं होती। इन्होंने ये चीज़ समझाई थी। ठीक है दोस्तों, ये छठा सिद्धांत था। ठीक है, ओके, एक बार आप देख लो। चलो दोस्तों, अपन अब 7वां सिद्धांत भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 7वां सिद्धांत। 7वां सिद्धांत में भी है ना, क्या दिया था, लेजर व स्पेनिंग का प्रयोग था। ठीक है, 7वां था लेजर व स्पेनिंग का सिद्धांत, और 8वां था लुईस पास्चर का सिद्धांत। क्या था? लुईस पास्चर का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत 7वें नंबर और 8वें नंबर पे आए थे। लेजर ने भी यही कहा था कि इस निर्जीव से संजीवों की उत्पत्ति होती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। उन्होंने भी यही बताया था। और लुईस पास्चर ने, इन्होंने भी यही कहा था। और इन्होंने एक वक्र नली का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? वक्र नली का प्रयोग किया था। वक्र नली का प्रयोग किया था, परंतु ये सारे सिद्धांत फेल हो गए। 8 के 8 सिद्धांत फेल हो गए। और अब मैंने आपको कल 5 सिद्धांत पढ़ाए थे और आज कुछ 3 सिद्धांत और बताए। ये 8 के 8 नियम फेल हो गए। इसके बाद एक अपने प्राचीनतम परिकल्पनाएं आई थी। चलो दोस्तों, अपन वो भी देख लेते हैं आज।
ठीक है। उसके बाद आई थी एक नया युग आया था, प्राचीनतम परिकल्पनाएं। चलो अपन देखते हैं। प्राचीनतम परिकल्पनाएं, और ये आधुनिक परिकल्पनाएं भी कहलाती हैं। इन्हें है इन्हें आधुनिक परिकल्पनाएं भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये परिकल्पनाएं दी थी, और ये दी थी AI ओपेरिन ने। चलो दोस्तों, इस आधुनिक परिकल्पनाओं को किसने दिया था? AI ओपेरिन। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक परिकल्पनाएं दी थी, और इन्होंने जो भी मतलब अपने सिद्धांत के अंदर जो भी लाइंस दी, जो भी वर्ड दिए, उन सबको आधुनिक परिकल्पनाओं में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपन देखते हैं, इसमें क्या कहता कि जीवन की उत्पत्ति, इसमें ये कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति इस समय के होती है। चलो ये भी अपन देखते हैं। इनमें क्या कहा? इसमें यह कहा था कि जीवन की उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति बताया गया था। और ये भी कहा था कि AI परिकल्पनाएं जो दी गई थी, AI जो ये ओपेरिन ने जो ये परिकल्पनाएं दी, इन्हें सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये AI ओपेरिन ने अपनी बुक, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। जो AI ओपेरिन थे ना, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस बुक का क्या नाम है? AI ओपेरिन अपनी बुक दी थी, इनका बुक का नाम है ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने एक बुक दी थी और ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, और ये सभी जैव शास्त्री कहा जाता है इन सभी को। चलो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। और एक पॉइंट इसका और भी है, यह रूबी शास्त्री थे, यह एक रूबी जैव शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, चलो। और फिर इन्होंने मतलब अपने जीवन की कुछ चरणों में व्याख्या की थी, और इन्होंने 4 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे। ठीक है दोस्तों, चलो अपन कुछ इनके चरण भी पढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि निम्न चरण चरणों में इनकी परिकल्पनाएं की गई। ठीक है, सबसे पहले पहला चरण, चरण प्रथम। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने प्रथम चरण में ये कहा था, सूर्य 5000 सेल्सियस डिग्री पर गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले ये कहा था, सूर्य 5000 सेल्सियस पर गर्म होता है। क्या होता है? सूर्य 5000 सेल्सियस डिग्री पर गर्म होता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि इसमें पृथ्वी का निर्माण भी हुआ था।
क्या कहा था, पृथ्वी का निर्माण। चलो एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था गैसों का भी निर्माण हुआ था। इसमें प्रथम चरण में गैसों का निर्माण भी हुआ था। जैसे गैसें कौन कौन सी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कुछ गैसें होती है, इनका भी निर्माण हुआ था। और उसके बाद ये भी होता है कि आदि पर्यावरण यानी पुराना वायुमंडल का भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पुराने वायुमंडलों का भी प्रयोग किया गया था। चलो दोस्तों, ये अपना प्रथम चरण था। और प्रथम चरण में इन्होंने ये पॉइंट दिए थे कि सूर्य 5000 सेल्सियस डिग्री पर गर्म होता है और पृथ्वी का निर्माण होता है और गैसों का निर्माण भी हुआ था इसी चरण में। कौन सी गैसें, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आदि पर्यावरण यानी पुराने वायुमंडलों का भी प्रयोग किया जाता है। चलो ठीक है, ये अपना प्रथम चरण था, एक बार आप देख लो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा चरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या हुआ था, अणु व अकार्बनिक, क्या कहा था, अपन कह सकते हैं कि अकार्बनिक तत्वों की उत्पत्ति हुई थी। इसमें क्या हुआ था, अणु व तत्व की उत्पत्ति हुई थी इस चरण में। जो दूसरा चरण था ना, इन्होंने ये बताया था कि दूसरे चरण में अणु व अकार्बनिक तत्व की उत्पत्ति हुई थी और इसी के अंदर सरल कार्बनिक पदार्थों की भी उत्पत्ति हुई थी। जो सरल अकार्बनिक पदार्थों की भी उत्पत्ति हुई थी। जैसे देखो, सरल अकार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हो अकार्बनिक पदार्थ कैसे, देख लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इजिकल टू क्या बनता है, H2O। ये क्या है, जल। इसमें कार्बन पदार्थ दिख रहा है, कहीं कार्बन पदार्थ आया है, नहीं आया ना दोस्तों। तो एक बार देख लो कि इसी को ही कहते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों का इसमें सेकंड चरण में उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये सेकंड चरण हो गया। अपन अब तीसरा चरण भी पढ़ेंगे। और अपन तीसरा चरण भी पढ़ेंगे। तीसरा, ठीक है, इसमें है ना कुछ प्रथम क्या आए थे, प्रथम अकार्बनिक पदार्थ आए थे। अकार्बनिक पदार्थ आए थे और कुछ कुछ गैसों का भी मैं इसमें हुआ था, जैसे CH4, उन्हें प्रथम अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, जैसे CN2, ये भी एक गैस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है CO2। ये कुछ थर्ड चरण में अच्छा आए थे। ठीक है दोस्तों, और ये थर्ड चरण भी इन्होंने ही दिया था और ऐसे करके इन्होंने कुल 4 चरण दिए थे। अब रहा है एक चौथा चरण, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आइए कर लो आप एक। चलो दोस्तों, अपन चौथा चरण भी पढ़ते हैं। और चौथा चरण में कुछ
जैसे खनिज पदार्थ वगैरह बोल सकते हैं आप। कुछ कोशिकाओं का निर्माण भी हुआ था इसी के अंदर, कुछ कोलाइड्स पदार्थों का भी निर्माण हुआ था इसी के अंदर ही हुआ था। और इसी चौथे चरण को पूरा मतलब दिया गया था। और कहा जाता है कि चौथे चरण में मतलब कोशिकाएं भी बनी थी और पूरा इसको चौथे चरण को बताया गया था। अपन भी चौथा चरण पढ़ेंगे। और सबसे पहले चौथे चरण में किसका निर्माण हुआ था? कोलाइड्स का। किसका? कोलाइड्स का। और भी हुआ था जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक और कुछ अन्य कोशिकाओं का भी निर्माण हुआ था इसमें। ये भी दोस्तों इसी के अंदर ना, चौथे चरण के अंदर कुछ इन चीज़ों का निर्माण हुआ था। यह एक सब, और आप कह भी सकते हो कि यह सब उत्प्रेरक जीनों का विषाणु या जीवाणु, विषाणु का निर्माण हुआ था। चलो दोस्तों अपन देखते हैं क्या होता है। चलो ये लिख लेती हूँ। सर प्रेरक जीवाणु का निर्माण भी इसी में हुआ था। ओके दोस्तों, जैसा कि देखो चौथे चरण में क्या होता है, कोलाइड्स का निर्माण हुआ था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ था और अन्य कोशिकाओं का भी निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जान सकते हो कि सब उत्प्रेरक जीवाणु, सब उत्प्रेरक जो जीवाणु होते हैं उन्हीं का भी इसी में ही हुआ था। और इसकी मतलब ये चौथे चरण में कुछ पॉइंट भी दिए गए थे। उसके बाद स्वपोषी कोशिकाएं हैं, सकेंद्रीय की कोशिकाएं हैं, जैसे कि आप जान लो, एक बार देख लो। और इसमें और भी कुछ पॉइंट्स दिए थे। सब केंद्रिक कोशिकाएं, ये भी इन्होंने बताया था कि इसके अंदर सब केंद्रिक कोशिकाओं का भी निर्माण होता है और इसके अंदर सब पोषी कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। किसका होता है? इसमें सब पोषी कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मतलब जो ये सारे परिकल्प इन्होंने एआई ओपेरिन ने जो भी 4 चरण दिए थे इन्हें सही माने जाते हैं। ये सारी जो चरण थे सही चरण माने जाते हैं इनको। इस चरण का महत्व हुआ था और वो जो पहले वाले 8 सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांतों को फेल कर दिया गया था। वो सिद्धांत पुराने हो गए थे, उस सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रहा था। इसी कारण एआई ओपेरिन आए नए वैज्ञानिक ने और इन्होंने सारा पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि कब क्या चीज़ उत्पन्न हुई थी, कब क्या चीज़ नहीं उत्पन्न हुई थी। उन्होंने ये 4 चरणों में विभाजन करके अपन को बताया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मिलर तो आपने सुना ही होगा, सटर्नले मिलर। चलो दोस्तों एक बार उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने जो भी चरण दिए थे ना एआई ओपेरिन ने, इनको सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था, जिन्हें अपन मिलर भी कहते हैं, और उनका नाम है सटर्नले मिलर। क्या नाम था? ये एक वैज्ञानिक थे, यह मतलब एक अच्छे वैज्ञानिक थे और इन्हें इन चीज़ों का अच्छा ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, इन जो एआई ओपेरिन ने जो भी जितने भी चरण दिए थे इन्होंने इन चरणों को सबको देखा और समझा, इन सबका पूरा ज्ञान किया। ज्ञान करने के बाद इन्होंने एक प्रयोगशाला में लेके गए। कहाँ गए? प्रयोगशाला में गए और इन्होंने प्रयोगशाला में जाकर इन्होंने ये एक लैब में गए, लैब में जाके इनका प्रयोग किया, प्रयोग करके और ये
हुआ कि इसे सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है। और मतलब लैब इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग कहाँ किया था? लैब में किया। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि लैब होती है, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास पूरा प्रयोग करने के लिए अच्छे अच्छे मटेरियल भी होते हैं, कुछ उपकरण भी होते हैं जिसमें वो अपना पूरा देख सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं होती है। आप तो एग्रीकल्चर से होंगे तो उनका मतलब आपको तो पता होगा कि उपकरण किस प्रकार के होंगे, आपने 11th-12th में देखे भी होंगे। तो उन्होंने मतलब उस लैब में प्रयोग किया और इस सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, लाइफ क्या होती है कैसे नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ बताया था। और उसके बाद आपने कुछ सिद्धांत थे 8। पहले विशिष्टता का सिद्धांत था, दूसरा ब्रह्मांड का सिद्धांत था, तीसरा था प्रलयवाद सिद्धांत था, चौथा था स्व उत्पादन व अनियमित सिद्धांत, जीवोत उत्पत्ति सिद्धांत था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन ने 5वां था वॉन हेलमंट का सिद्धांत दिया था। उसके बाद 6ठा दिया फ्रांसिस्को रेडी का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 7वां आया था लेजर व स्पॉन्जी का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद 8वां सिद्धांत आया था लुईस पास्चर ने दिया था। और ये 8 सिद्धांत पुराने हो गए थे, 8 सिद्धांत फेल कर दिए गए थे। इन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रहा था। इसके कारण AI ओपेरिन आए थे। AI ओपेरिन ने अपना पूरा वर्णन किया। उन्होंने कुछ 4 चरणों में उन्होंने बताया कि मतलब कहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है, कहाँ से नहीं होती। उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो मैंने अभी दोस्तों आपको लिख के भी बताई थी। उसी बुक के अंदर पूरा ये वर्णन किया था और पूरा बताया था कि AI ओपेरिन ने पूरा अपने 4 चरणों में वर्णन भी दिया था। ठीक है दोस्तों, और वो 4 चरणों में वर्णन देके पूरा उन्होंने बताया था कि कब कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति नहीं हुई, और उन्होंने पूरा सिद्ध करके पूरा बताया। और जब इनका पूरा प्रयोग सिद्ध हुआ उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था स्टर्नले मिलर। ठीक है, उन्होंने ये सारे सिद्धांतों को देखा, जाना, पहचाना और सबका लैब में लेके जाके प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद को इसको सर्वमान्य सिद्धांत का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन यही ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, टेक केयर।